नमस्कार, वेलकम टू कुमार्स क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है? ग्लोब के बारे में आज हम जानेंगे कि ग्लोब कैसा होता है, अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होती हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोलाकार, पूरी तरीके से गोलाकार ना होकर वो कैसी है, थोड़ी सी ध्रुवों पर चपटी होती है। तो ये ध्रुव क्या होते हैं? ठीक है। ध्रुव हम इन पॉइंट को कहते हैं अक्ष। इसी को क्या कहा जाता है? अक्ष। ठीक है। ये यहाँ पे पृथ्वी हमारी थोड़ी सी चपटी हुई है। और हमने क्या पढ़ा था पहली क्लास में कि जो हमारी पृथ्वी है वो एकदम सीधी ना होकर कैसी है, थोड़ी सी झुकी हुई है। जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो पृथ्वी एक तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है। ये हमने सौरमंडल पढ़ते वक्त हमने ये जाना था पृथ्वी के बारे में। ठीक है। अब आज हम देखेंगे कि पृथ्वी पर अगर किसी स्थान का हमें पता लगाना है तो वो उस स्थान को हम कैसे पता लगाएंगे, उस स्थान के बारे में जानने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उन्हीं में से एक है ग्लोब। ग्लोब ये होता क्या है? ये एक ऐसा गोलाकार सा है। ठीक है। इसी को कहते हैं ग्लोब। ये कुछ इसी तरीके से दिखता है इस पूरे को। और यहाँ पर जहाँ से ये पृथ्वी जुड़ी हुई है इस पॉइंट को कहते हैं अक्ष। ये ग्लोब किसी भी तरीके के हो सकते हैं। ठीक है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लायक भी होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। कुछ ग्लोब जो होते हैं वो गुब्बारे की तरीके भी होते हैं कि उनमें हम हवा भरते हैं, फिर हम उसको ग्लोब की तरह यूज़ कर सकते हैं और हवा निकाल के फिर हम उसको अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। ठीक है। ग्लोब पर हम सारी चीज़ों को दर्शाते हैं, जैसे कि कौन से देश हैं इस पृथ्वी पर, महाद्वीप कौन कौन से हैं, महासागर कौन कौन से हैं, इन सब के सही आकार और प्रकार को हम दर्शाते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना थोड़ा सा कठिन होता है। अब इसी वर्णन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ग्लोब का। ग्लोब होता क्या है कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। जैसा हमने देखा था कि ये सुई जो है यहाँ पर ये लगी हुई है, धसी हुई स्थिति, इसी को हम कहते हैं अक्ष। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। और ये जो दोनों पॉइंट हैं, जो दोनों बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, इन दोनों पॉइंट को क्या कहा जाता है? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी और दक्षिणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक इसमें उत्तर की ओर स्थित है, जो ऊपर की ओर स्थित है इसे हम क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव। और जो नीचे की ओर स्थित है इसे हम क्या कहेंगे? ये हो गया उत्तरी और ये हो गया दक्षिणी। इनको हम कहेंगे एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा हो गया दक्षिणी ध्रुव। और पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। पृथ्वी हमारी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। इसलिए हम ग्लोब को हमेशा कैसे घुमाएंगे? पृथ्वी की ही भांति पश्चिम से पूर्व की ओर हम ग्लोब को घुमाते हैं। लेकिन इन दोनों में एक अंतर है। अंतर क्या है कि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सूर्य के बल के कारण झुकी हुई है एक पॉइंट पर, एक एक्सिस पर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम इसको ऐसे पृथ्वी पे हवा पे तो ऐसे छोड़ नहीं सकते ग्लोब को। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सुई लगाकर इसको ऐसे बना दिया है। ठीक है। और एक अन्य काल्पनिक रेखा भी है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। काल्पनिक रेखा मतलब ऐसी कोई रेखा वास्तव में नहीं है पृथ्वी में, लेकिन ग्लोब को समझने के लिए हम उसमें एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसको क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त। इसको कहते हैं विषुवत वृत्त। ये यहाँ पर इस तरीके से दिखाई गई है। ठीक है। अब जब ग्लोब को हमने दो बराबर भागों में इस विषुवत वृत्त की सहायता से बांट दिया तो एक भाग जो ऊपर की तरफ होगा, जो उत्तरी ध्रुव की तरफ होगा, उसको क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और एक भाग जो इसके ठीक नीचे होगा, उत्तर के ठीक नीचे, उसको क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। दक्षिण वाले भाग को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ये विषुवत वृत्त क्या करता है? ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी जो समांतर वृत्त होते हैं इनको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश या समानांतर रेखाएं। ये होती क्या है? विषुवत वृत्त क्या है? वो पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। जैसे कि ये ऐसे विषुवत वृत्त पर ये ऐसे चारों तरफ जाएगी और ग्लोब पर क्या बनाएगी? एक काल्पनिक वृत्त बनाएगी। और यहाँ वृत्त पर क्या होता है? विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कुछ बिंदुओं की हमें आवश्यकता होती है।
और विषुवत से जब ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है, अक्षांश। और अक्षांश, अभी अक्षांश को समझते हैं, इसको क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश को किस में मापा जाता है, इन्हें अंश में मापा जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रेखाएं हैं इनको क्या कहेंगे हम, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और इनको किस में मापेंगे, अंश में मापेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ, ये 20 डिग्री, ये उत्तर की ओर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, उत्तरी। 40 डिग्री उत्तर की ओर, 60 डिग्री उत्तर और 80 डिग्री उत्तर। यहाँ पर जाकर ये रेखाएं क्या हो जाती हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पर जाकर ये कितनी हो जाती हैं, ये पूरी हो जाती हैं 90 डिग्री की। तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर, ये रेखा क्या हो जाएगी, जो विषुवत रेखा होगी ये 90 डिग्री की उत्तर, ठीक है। इसका माप हम कैसे लेंगे कि इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश तथा ध्रुवों को दर्शाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है, उत्तरी अक्षांश कहेंगे। और जो दक्षिण की ओर, जो नीचे की ओर रेखाएं हैं, ये विषुवत वृत्त की ये नीचे की ओर जो रेखाएं हैं, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। सभी समांतर रेखाओं को क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा भी, यानी उत्तर और दक्षिण जो भी होगा उसकी दिशा को हम लिखते हैं। सामान्यतः इसे कैसे दर्शाते हैं, इस तरीके से, उत्तर और दक्षिण में। देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लेते हैं हम एक स्थान का पता लगाना हो, जैसे कि महाराष्ट्र में क्या है, चंद्रपुर है, और ब्राज़ील में क्या है, होरिज़ोंटे। दोनों ही एक ही अक्षांश पर स्थित है, 20 अंश पर। लेकिन अब 20 अंश पर एक कहाँ स्थित है, ये पता लगाने के लिए हम चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश पर कहाँ पे है, ये उत्तर की ओर स्थित है। और होरिज़ोंटे कहाँ पर है, ये दक्षिण की ओर स्थित है। स्थित तो दोनों एक ही अंश पे हैं, लेकिन इस दिशा की वजह से दोनों का स्थान बदल गया। एक 20 अंश उत्तर की ओर स्थित है और एक 20 अंश दक्षिण की ओर स्थित है, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम समझ सकते हैं, ये जो इमेज दी गई है यहाँ पर, कि इसमें क्या है कि विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार क्या होता है, ये घटता है। जब हम यहाँ पे देखेंगे इस मैप में, तो विषुवत वृत्त से जब हम ध्रुवों की ओर ऊपर के जाएंगे तो इनका जो आकार है ये घटता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर पहुँचकर इनका आकार बहुत ही छोटा हो जाएगा इसके अंदर, इस तरीके से। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं जो कि इस इमेज में दिखाई गई हैं। देखते हैं जो विषुवत वृत्त है, अब ये यहाँ पर हम देखते हैं, ये है 0 डिग्री हमारा। यहाँ से 23.5 डिग्री ऊपर उत्तरी की ओर जब हम जाएंगे तो एक रेखा दिखेगी जिसे कहा जाता है कर्क रेखा, ठीक है। और इसी के ऊपर 66.5 डिग्री उत्तर की ओर जब हम जाएंगे तो इस रेखा को क्या कहा जाएगा, इस रेखा को क्या कहा जाएगा, मकर रेखा, जाएगा इसको यहाँ पर उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन सी रेखाएं होती हैं। तो जो उत्तर की ओर स्थित है 23.5 डिग्री में, इसे हम क्या कहेंगे, कर्क रेखा, ये वाली, ठीक है। और जो नीचे की ओर स्थित है इसको हम क्या कहेंगे, मकर रेखा, यहाँ पर ये मकर रेखा। उत्तर की ओर 66.5 डिग्री पर जो है इसे क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव वृत्त। और नीचे की ओर जो 66.5 डिग्री पर इसे हम क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, कुछ इस तरीके से। और क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी पर ताप जो होता है, ताप कटिबंध, वो कैसा होता है, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। कि कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है सभी अक्षांश पर, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के समय कैसा होता है कि वो ठीक हमारे सर के ऊपर होता है। मतलब कि जो ये एरिया है, ये यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का ये क्षेत्र, यहाँ पर सूर्य क्या होता है, ठीक एकदम सामने होता है दोपहर के समय में हमारे सर के ऊपर। सूर्य की जो रोशनी होती है, अगर हम यहाँ से देखें तो सूर्य की रोशनी ऐसे पड़ेगी, ठीक। दोपहर के समय क्या होगा कि ये सूर्य एकदम हमारे सर के ऊपर होगा। इसलिए इस क्षेत्र में क्या होता है, सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसी को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। इस क्षेत्र को इसीलिए क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है इस पूरे क्षेत्र को। कर्क और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का समय जो होता है सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है।
ध्रुवों की तरफ क्या होता है कि ध्रुवों की तरफ जब सब ऊपर हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ऊपर या नीचे, तो क्या होगा, सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। तिरछी क्यों होती है, इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि पृथ्वी हमारी क्या है, थोड़ी सी झुकी हुई है इस तरीके से। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि ये टॉर्च जो है, ये सूर्य है, ये जब अपनी रोशनी, अपनी किरणें देगा, तो अगर सीधी देगा तो इस तरीके से एकदम सामने पड़ेंगी, लेकिन इस तरीके से चूंकि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, इसलिए ये यहाँ पे ध्रुवों पर कैसे पड़ती हैं, कभी सीधी ना पड़ के तिरछी पड़ती हैं। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान कैसा रहता है, यहाँ का तापमान हमेशा मध्य रहता है। मतलब कि मकर रेखा से यहाँ का तापमान और यहाँ का तापमान, ये तापमान हमेशा मध्य रहता है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। ठीक है। इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी वृत्त के बीच के क्षेत्र क्या होते हैं, ये बहुत ठंडे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। क्योंकि जो ध्रुवों का एरिया होता है इस तरीके से, यहाँ पे ये वाला जो एरिया होता है पॉइंट वाला, ये यहाँ पर ध्रुव कभी सीधा नहीं आ पाता सूर्य, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शीत कटिबंध। यहाँ पर हमेशा ठंड रहती है बहुत ज़्यादा। अब देशांतर रेखाएं क्या होती है, हमने अभी तक देखा कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, जिस तरीके से अक्षांश, इस तरीके की रेखाएं जो जाती हैं, इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अब हम समझते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं के इस तरीके से ऊर्ध्वाधर होती हैं। ठीक है। मतलब कि एक दूसरे को वो काटती हैं। कैसे काटती हैं, आइए देखते हैं कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखा होती है, उत्तर ध्रुव और यहाँ नीचे जो दक्षिण ध्रुव, इन दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है, इन्हीं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। ठीक है। ये क्या होता है, देखते हैं। इन्हीं को कहा जाता है देशांतरी यमयोत्तर। ये एक स्थान से दूसरे स्थान को, उत्तरी से नीचे की दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। अब हम ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाएं और देशांतरी यमयोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ग्रिड बन गया है, ये हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं और ये हो गई हमारी देशांतर रेखाएं। जैसे अब हमें अगर एक लोकेशन को पता लगाना हो देशांतर रेखाओं और अक्षांश रेखाओं के द्वारा, तो कैसे पता लगाएं कि असम में धुबरी जो है वो 26 डिग्री उत्तर और उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक ये जो मानक रेखा होती है ये मान लेते हैं, इसको क्या कहा जाता है, प्रमुख, इसको कहा जाता है प्रमुख यमयोत्तर। प्रमुख यमयोत्तर का मतलब हम इस एक रेखा को ही मान सकते हैं कि इसके इस तरफ का जो क्षेत्र होगा इसको हम कहेंगे पूर्वी देशांतर, और इस तरफ का जो क्षेत्र होगा उसको हम कहेंगे पश्चिमी देशांतर। ये 0 डिग्री मान लेते हैं। अब यहाँ से ये चलेगा 15 डिग्री के कैप पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 15 डिग्री, फिर उसके बाद 30, 45, फिर 60, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से जब इसके जस्ट पीछे यहाँ पर ये जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री देशांतर रेखा ये, और ये 0 डिग्री, ये पृथ्वी को 2 बराबर देशांतर भागों में बांटती हैं। ठीक है। ये क्या करती हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। कैसे, आइए देखते हैं कि असम में धुबरी जो है वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगर अब हम यहाँ पर देखें कि इस मैप में असम का धुबरी कहाँ पर स्थित है, तो ये 26 डिग्री उत्तर की ओर, 26 डिग्री उत्तर की ओर कहाँ पर होगा, उत्तर की ओर। ये हम देखेंगे तो यहाँ पर ये 20 डिग्री हो गया, इसके ऊपर ही कहीं 26 डिग्री होगा। 26 डिग्री जो ये अक्षांश है, अक्षांश मतलब इस रेखा पर 26 डिग्री, तो 26 डिग्री ये कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, कहीं यहाँ पर आएगा। और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 90 डिग्री पूर्वी, पूर्वी मतलब इस तरफ, ये 0 इसके इस तरफ, तो ये इधर से आएगा कहीं पर 90 डिग्री, जहाँ पे भी होगा इसके पास, यहाँ पे इस जगह पे कहीं।
इसी तरीके से हम अक्षांश और देशांतर के द्वारा किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं। ठीक है। अब ये अगर हम ग्लोब को सीधा करेंगे एक पेज पर तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें हम ये देशांतर रेखाएं समझ सकते हैं कि देशांतर रेखाएं कहाँ पर हैं। ये ग्रीनविच से गुजरती है देशांतर रेखा, जिसको हमने ज़ीरो यमयोत्तर माना है, ग्रीनविच के पास से गुजरती है। ठीक है। इसके इस तरफ का क्षेत्र ये हो गया पूर्व, इस तरफ का क्षेत्र हमने देखा था ये हो गया पश्चिम। ठीक। अब हम यहाँ पर देशांतर और अक्षांश रेखाओं में अंतर समझ सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि देशांतर और समय हम कैसे निकालते हैं। देशांतर रेखाओं के द्वारा हम समय का निर्धारण कैसे करते हैं। समय को मापने के लिए जो सबसे अच्छा साधन है वो पृथ्वी पर क्या है, चंद्रमा और एवं ग्रहों की गति है। इनकी गति के द्वारा ही हम समय को माप सकते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त क्या होता है कि ये प्रतिदिन होते हैं और स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में सूर्यास्त और सूर्योदय एक ही समय पर होता होगा। ठीक है। लेकिन इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे कि क्योंकि हर जगह का जो स्थानीय समय है वो हर जगह सूर्य एक ही समय पर हर जगह सूर्य नहीं पहुंचता। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि इसके लिए हमने ग्रीनविच पर स्थित जो प्रमुख यमयोत्तर है, सूर्य जिस पर क्या होता है आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, मतलब कि ग्रीनविच पर सूर्य एकदम सीधा पड़ता है, उस जगह को हमने क्या मान लिया है कि उस जगह पर हमेशा दोपहर होगी। यमयोत्तर को सभी स्थानों के लिए दोपहर होगी, उस जगह को हमने मान लिया। फिर होगा क्या कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अथवा वे स्थान जहाँ पर ग्रीनविच पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच समय के आगे होगा, और जो पश्चिम में है उसका समय ग्रीनविच के पीछे होगा। इस मैप को अगर आप ध्यान में देखें तो ये ग्रीनविच की जो लाइन है, यहाँ से हम अगर इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ क्या होगा कि समय आगे होगा, और इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ समय क्या होगा, पीछे होगा। मतलब यहाँ पर ये हम ज़ीरो मान लेते हैं कि यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो अगर हम इस समय जाएंगे तो यहाँ पर उसी समय से बढ़ता जाएगा कि 12 के बाद जितना भी समय होगा यहाँ पर प्लस होता जाएगा, और इस तरफ जाएंगे तो इस लाइन के इस तरफ समय माइनस होता जाएगा 12 के बाद। ये कैसे होगा, अब ये भी समझते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू दिया है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितनी 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, तो 1 घंटे में वो कितना घूमेगी, 15 डिग्री। ठीक है। और 4 मिनट में कितना घूमेगी, 1 डिग्री घूमने के लिए उसको कितना समय लगेगा, 4 मिनट लगेगा। इस प्रकार अगर हम ग्रीनविच से दोपहर के 12 बजे, जो ग्रीनविच का समय है उस वक्त मान लेते हैं कि दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो ग्रीनविच से अगर हम 15 डिग्री पूर्व की ओर जाएंगे, 15 डिग्री इधर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, 15 डिग्री मतलब कितना समय, 1 घंटे बढ़ेगा। ठीक है। 15 डिग्री पूर्व के समय जाएंगे तो 15 गुणे 4, 15 डिग्री में 1 घंटे बढ़ेगा। ठीक। और ग्रीनविच के समय से 1 घंटा हम कहाँ होंगे, आगे होंगे। और इसी तरीके से अगर हम ग्रीनविच से पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। कितना होगा, 1 ही घंटे। 15 डिग्री अगर हम पीछे की ओर जाते हैं तो क्या होगा, 1 घंटे माइनस होगा। इसी से हम स्थान का पता लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आइए देखते हैं क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम के समय ग्रीनविच समय से आधा घंटा हम पीछे होंगे, और सुबह किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर का उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का क्या होता है, स्थानीय समय होता है। ठीक है। स्थानीय समय क्या होता है कि उस स्थान का स्थानीय समय होता है जिस समय वहाँ दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। अब हम एक देखते हैं कि हमारे भारत का यमयोत्तर मानक कौन सा है। गुजरात के द्वारका, असम के डिब्रूगढ़ स्थानीय समय में लगभग कितना फ़र्क है, 1.5 घंटे का फ़र्क है। ऐसा क्यों होता है, बहुत से जो देशांतर होते हैं वो गुजरने वाली रेलगाड़ियों की समय सारणी तैयार करना कठिन होगा, क्योंकि हमारे भारत में यहाँ और यहाँ में काफ़ी फ़र्क है। ये हम कहाँ पे हैं, ये 68 डिग्री पूर्व में और यहाँ पे 97 डिग्री पूर्व में है। तो हमने क्या माना, हमारा जो सूर्य होगा वो दोपहर के 12 बजे किस जगह पर सब होगा, इस जगह से गुजरेगा। भारत के 42.5 डिग्री पूर्व को मानक यमयोत्तर माना गया है। ये कहाँ से गुजरता है, ये इलाहाबाद के नैनी के
पास से ही गुजरता है। ठीक है, स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। ये जो मानक समय होगा ये पूरे देश का मानक समय माना गया है। एग्जाम्पल जो दिया गया है यहाँ पे कि अगर लंदन में 2 बजे दोपहर में मैच हो रहा होगा तो भारत में कितने बजे होगा? भारत में उसका मैच कितना होगा? 7:30 बजे, क्योंकि जो हमारा यमयोत्तर समय है, मानक समय, वो ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटे। 5.5 घंटे ये कितना है? आगे है। अगर हम फिर से एक बार इस इमेज को देखेंगे तो हम पाएंगे कि भारत हमारा कहाँ पर, ये यहाँ पर स्थित है और ये है हमारी ग्रीनविच लाइन। हम यहाँ से यहाँ तक की जब दूरी देखेंगे तो ये कितनी होगी? ये लगभग 5-5.5 घंटे ज़्यादा होगी। पूर्व की ओर हम बढ़ रहे हैं तो ये हम इसमें माइनस करेंगे। इसी तरीके से जब हम यहाँ से इस तरफ आएंगे तो क्या करेंगे? इसको हम माइनस करेंगे और इधर प्लस करेंगे। ठीक है, और भारत ग्रीनविच से पूर्व की ओर क्या होगा? ये 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है और यहाँ का समय क्या होता है? ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होंगे तो भारत में शाम को कितने बज रहे होंगे? 7:30। कुछ देशों का जो देशांतरीय विस्तार होता है वो क्या होता है? वो अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे कि रूस में क्या होता है? 11 मानक समय अपनाया गया है और पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र कितने डिग्री का होता है? 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, तो यहीं पर पूरा जो कॉन्सेप्ट था ग्लोब का, जिसमें हमने अक्षांश क्या होता है पढ़ा, देशांतर क्या होता है पढ़ा, मानक समय कैसा होता है, स्थानीय मानक समय क्या होता है, कौन कौन सी रेखाएं होती हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री पर कर्क, 66 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव वृत्त, मकर रेखाएं, इन सब के बारे में हमने जाना। यहीं पर चैप्टर 2 समाप्त होता है ज्योग्राफी का। अब हम मिलेंगे 3rd चैप्टर में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी क्वेरी हो आपकी, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।